ही आदरणीय आज के अध्यक्ष भाई रवि सांगवान जी, सबसे पहले बटाला साहब ने भी जिक्र कराया, कांड कहते हैं नहीं कोई महाराज दिल में थोड़ी सी दर्द हो। ये किसान आंदोलनों के शहीद है, 33 है कादमा किसान आंदोलन के शहीद साथियों को नमन करते हुए यहां बैठे सभी किसान साथियों, सभी खाप सरदारी, मैं आज दो ही बातों पर चर्चा करूंगा। एक ये 1991-92 आंदोलन चल रहा था। पहला निसिंग के अंदर सरकार ने बैन पड़ी थी हमारे किसानों को गोली चला, 2 किसान शहीद हुए थे निसिंग 92 में। चौधरी भजनलाल का राज था, 3 मुख्यमंत्री बदले, चौधरी भजनलाल से लेकर के चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री आए, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री आए। 25 किसान शहीद हुए कांग्रेस और बंसीलाल के राज में, और 8 किसान शहीद हुए चौटाला के राज में। 33 किसान शहीद हुए बिजली के आंदोलनों में। 14 साल तक ये आंदोलन चला। पहली शुरुआत निश्चित से हुई थी। रवि सांगवान जी बैठे हैं, सारा इतिहास का मेरा। हमने अपने शहीदों को याद नहीं रखा भाई। 14 साल आंदोलन लड़ा, बिजली के बिल तो हमने नहीं भरे, मगर इन शहीदों को याद नहीं रखा। इनका एक सीधा सा संदेश था, जहां भी किसान आंदोलन में नुकसान हुआ साथियों, 2 चीजों से हुआ, या तो हमारी संख्या कम थी या हमें उग्र हो गए थे। जहां हमारी संख्या ज्यादा थी, हम शांति प्रिय आंदोलन में थे, वहां हमारे सामने खड़े होने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी। और उसमें तीनों सरकारें किसानों ने बदली। जिसने भी किसान के ऊपर लाठियां चलाई, जिसने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने भाई। भजनलाल ने निसिंग से शुरुआत करी थी, बोला होकर मेरा दोबारा कुर्सी नहीं पाई। दूसरी बात, 96-99 चौधरी बंसीलाल का शासन था, उन्होंने गोलियां चलाई, पार्टी टूट गई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। कंडेला के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गोलियां चलाई, पार्टी टूट गई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारी ये ताकत होती थी, हम एक थे, हमारी ताकत बड़ी थी। मगर आज हालात क्या है? मैं किसान आंदोलन में आता हूं, मेरा भाई है न्यू का धक्के खाना हूं मैं, फिर यह हालात हमारी। साथियों, दूसरी बात और मैं बताऊंगा, बहुत से साथियों ने जिक्र तो करा कि अब किसान दोबारा कर्ज में क्यों दबता जा रहा है, कृषि छोड़ने पर मजबूर क्यों है, हमारी अगली पीढ़ी कृषि क्यों नहीं करना चाहती। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दुनिया के अंदर 2 ही अर्थशास्त्र में 2 ही नियम चलते हैं, या तो लागत के ऊपर किसी चीज का भाव मिले, या मूल्य सूचकांक से जुड़ा जाए। जैसे कर्मचारियों का मूल्य सूचकांक से वेतन जुड़ा होता है। जब भी महंगाई 100% से ज्यादा बढ़ जाती है, अगला वेतन आयोग आ जाता है। 7 वेतन आयोग कर्मचारियों के आए, 7 के 7 लागू हुए, अभी 8वें की तैयारी है। किसानों के 4 आयोग बैठे, किसी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने समय पर किसी चीज को मांगा ही नहीं। दूसरा अर्थशास्त्र का नियम है लागत के ऊपर भाव। एक हमारी रिपोर्ट थी जिसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे, उसने एक फार्मूला दिया था, अगर किसान का 1 रुपया लागत काटता है तो 1.5 रुपया मिलना चाहिए, जिसे को C2+50 कहा जाता है, जिसके हमने लंबे समय तक मांग करी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। जब भारतीय जनता पार्टी के साथी सत्ता में नहीं होते थे, तब पूरे देश के अंदर उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे वोट मांगे, कपड़े निकाल करके यात्रा की। आज भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी
38 सभाओं में कहा था मेरी सरकार बनाओ, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। कोई भी उद्योगपति 1 रुपए की चीज बनाता है, उसका अधिकार है, वो 1 रुपए में बेचेगा, 1 रुपया 10 पैसे में बेचेगा, 1 रुपया 1.5 रुपए में बेचेगा। कपड़ा बनाता है, उसको अधिकार है, मशीनें बनाता है, उसको अधिकार है, मगर हमारे को अधिकार नहीं है, क्योंकि कृषि को जनता का पेट भरने का एक वो माना जाता था कि पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से किसान को डील किया जाना चाहिए, और इसीलिए हमारे को सब्सिडियां दी जाती थी, इसीलिए हमारे को बिजली सस्ती दी जाती थी, इसीलिए हमारे को यूरिया सस्ता दिया जाता था। वो नीति 1991 में बदल दी गई। हमारे पर तो वही चीजें लागू हैं। आज भी किसान का भाव तय करते समय सीएससीपी, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है, वही मानकों के ऊपर भाव तय करती है जो पहले थे, जिसमें देखा जाता है कि बाजार के अंदर ज्यादा महंगाई ना बढ़ जाए, गरीब आदमी को खाना किस तरह मिलेगा। अगर ज्यादा भाव बढ़ गए तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, ज्यादा भाव बढ़ गए तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। हमारे ऊपर आज भी वही शर्तें लागू है जो 1991 से पहले थी, मगर जिन शर्तों को लगाते हुए कृषि के ऊपर सब्सिडियां दी जा रही थी, वो उस कृषि से जुड़ा सारा व्यापार ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया, और आज हमारी यह हालत होगी। भाई राजकुमार ने जिक्र तो कराया था, पूरा खोल के नहीं बताया। 1967 से लेकर के आज तक की बात करूंगा। 1967 में पहली बार सीएससीपी ने इस देश के अंदर एमएसपी के तहत खरीद प्रणाली शुरू करी थी। कोई भी फसल उठा लो, आप सबसे ज्यादा खरीदारी गेहूं की होती है, जो मात्र 32% खरीदारी होती है, मात्र 2 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। अगर पूरे देश की खाने की चीजें खरीदी जाए तो 9 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होता है। साथियों, जब मात्र 25% खरीदारी गेहूं की होती है, हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। 1967 के अंदर 70 रुपए गेहूं का भाव था, आज कितना है? 1967 के अंदर छोटे कर्मचारी का 100 रुपए तनख्वाह थी, आज कितनी है? 1967 के अंदर बाजार के अंदर अच्छी से अच्छी भूमि का रेट 20 और 30 रुपए का था, आज कितना है? आप तय करिए। ये सारा महंगाई से तय होता है, ये सारा महंगाई से तय होता है। कर्मचारी की तनख्वाह मूल्य सूचकांक से तय होती है, इसलिए कर्मचारी आज 50 से 60 हजार रुपए लेता है, छोटे छोटा, क्योंकि उनके 7 वेतन आयोग लागू हुए। व्यापारी जिनकी एक अलग तरह की सोसाइटियां, इस देश के अंदर 2 बड़े व्यापारी संगठन है, जिसको 50 कहा जाता है, वो इस देश के उद्योगपतियों का संगठन है। जब भी किसी उद्योगपति के उद्योग के लिए कोई कानून बनाना होता है, भारत की लोकसभा के अंदर सभी सांसद किसी पार्टी का हो, धर्मी मत से कानून पास करता है। इसलिए व्यापारी का बना 10 रुपए से 1 लाख रुपए तक जगह है, वो जो 10 रुपए थी 67 में, 1 लाख रुपए का, बताओ कितने गुना होगा। कर्मचारी का बना 100 रुपए से 50,000 रुपए, बताओ कितने गुना हुई। और हमारा बड़ा 70 रुपए से, आप बताइयो 2500, कितने गुना हो, पता लगाओ। पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र सोना से चलता है, पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र सोना से चलता है। जब हम 1 क्विंटल गेहूं लेकर के जाते थे, हमारे को 1 तोड़ा सोना की के बराबर कीमत थी।
आज 1 लाख रुपए तोड़ा सोना है, हमारी क्यों 2500 है। यहां पिछड़े भाइयों, ये हमारे ऊपर अर्थशास्त्री जो बैठे हैं, उन्होंने किसान को मारा। आज कहते हैं कि गुलामी के जमाने में सिर्फ किसान ही टैक्स देता था, आज किसान को टैक्स फ्री कर दिया। अरे मार दिया उनको हमने, हम तो किसी भी इनके नहीं छोड़ते भाई। ये है हमारी आदत। अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें, अभी एक नया ईब फिलहाल 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और कानून लेके आए, जिससे हमारे कपास के 1000 रुपए रेट नीचे होने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर से कहीं से भी कोई भी व्यापारी हमारे अंदर अगर रुई लाता था, 11% का उसको टैक्स देना होता था, 11% का उसके ऊपर टैरिफ था। इसने भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में भाषण देते हुए, आंध्र में भाषण देते हुए ये तो कह दिया कि मेरे किसान को मैं मरने नहीं दूंगा, अमेरिका चाहे कुछ करे। आज उसी अमेरिका के नीचे चुप करके अमेरिका तो 50% टैरिफ लगा रहा है और हम 11% लगाते थे, उसको भी रोल बैक कर लिया। हमारी जो 7000 नरमा बिकती थी वो 6 भी नहीं बिकेगी, क्योंकि रुई आएगी वहां से। ये खेल खेला जाता है हमारे साथ। आज से 2 साल पहले मैं आपको बताऊंगा घटना हुई। मात्र 15 दिनों में उद्योगपतियों के पास पैसा कैसे कमवाती है सरकार। भारतवर्ष के अंदर एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हम उत्तर हरियाणा कहते हैं, वहां वनस्पति का उत्पादन होता है। वनस्पति धान, जिसको 11-21 भी कहा जाता है, वनस्पति का टॉप वैरायटी भी कहा जाता है। हमारा वाणिज्य मंत्री बयान देता है कि अब की बार अरब कंट्रियों को निर्यात नहीं किया जाएगा और हमारी फसल के दाम नीचे गिर जाते हैं। जो धान 3500-3600 रुपए क्विंटल बिक्री थी, अचानक 2800 रुपए आ जाती है और उस धान के ऊपर लागत है 2800 रुपए है। किसी को 50 रुपए क्विंटल का फायदा हुआ, किसी को 50 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ। और तब दोस्तों वही धान सारी व्यापारियों के पास चली गई। वही वाणिज्य मंत्री 15 दिन के बाद बयान देता है कि एक्सपोर्ट खोल दिया गया है, हमारा वनस्पति की क्वालिटी सारी की सारी अरब कंट्रीज में जाएगी और भाव 4000 रुपए हो जाता है। जिस किसान ने 6 महीने तक मेहनत करी, यूरिया डाला, खाद डाला, पानी डाला, उसको या तो 50 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ या फायदा हुआ। और जिस व्यापारी ने मात्र 15 दिन तक खरीदी, पैसा भी किसान तक नहीं पहुंचा था, उसको 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल लाभ हुआ। ये है इनका खेल। व्यापारी लूटता है, सरकारें लुटवाती हैं। क्या आपको समझते हो कि वाणिज्य मंत्री ने बयान वैसे ही दे दिया था? वैसे नहीं दिया था भाई, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी अटैचियां पहुंची थी, बहुत पैसा पहुंचा था, तब उसने बयान दिया था। क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का झोल था, 1 लाख करोड़ रुपए का झोल था। 10,000 करोड़ रुपए उसको राज्यों में ऐसे करते हमारे साथी लोग। साथियों, हम संगठनों के अभाव में नीतिगत फैसलों में पिछड़ जाते हैं। एकता नहीं होती हमारी। 10 आदमी इधर चल रहे, 10 आदमी उधर चल रहे, हम मात्र मुआवजों की लड़ाई तक ही सीमित रहेंगे। नीति के ऊपर अगर हम बात करें तो किसान कहेंगे मेरा लंबी चौड़ी ला क्या फेंकड़। इसलिए नीतिगत फैसलों में पिछड़ने के कारण हम अपना भला नहीं कर पा रहे। जहां तक पार्टियों की बात है, इवन्यू बताओ भाई कैसी की बात करा, दौड़ा तो छेड़ू तो दबा लंबा चौड़ा काम हो जाए।
92-93 था, क्योंकि 84 की बात ही है, झूठ बोलना मेरा बस की बात नहीं। मैं किसान आंदोलन में 88 में आया, इसलिए मैं तो उन्हें आगे नहीं बताऊंगा। 92 में संघर्ष में हमने तो मैं गए जब 92 में करीब तक बजरलाल में किसान मारे, बंसीलाल में किसान मारे, चौटाला में किसान मारे, और बीजेपी वाला ने तो लाशों का ढेर ला दिया बॉर्डर पर। हर रोज हमारे जड़ में से एक आती जाती कि हर रोज यानी तीसरे दिन जाती हो। फिर हमारा कौन भाई? हमारा तो कोई भी नहीं। सिर्फ नारे लगाते हैं और जातियों पर लड़ाते हैं, साथियों रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। 3 घटनाएं अभी हाल की हैं। 6 हमारे आदमी से धार्मिक नारे लगा करके मेवात में मरवाए बिना मतलब। पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर जातियों को बात करवाना चाह रहे थे, हम आगे आना पड़े। अभी आपके बीच में एक बच्ची के न्याय के लिए संघर्ष चल रहा था, उसको भी तोड़ दिया गया, किसी को लानत दिया गया, किसी को दबाया गया। बुरी तरह से आंदोलन को बिखेर दिया गया। और हालात ये थे 19 तारीख को जब हमारे अगर आंदोलन दोबारा दिशा न पकड़ता तो आज हम ये सवाल ना कर रहे होते, क्योंकि हमारे सैकड़ों नौजवान साथियों को गोलियां लग चुकी होती, दोहरे चेहरे होते होते, और हम उनके लिए मांग कर रहे होते। लगभग 5 से 7 हजार नौजवान दिघाड़ा से लेकर के लक्ष्मण की वटानी तक मरने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मरने के लिए तैयार, हम जीना ही नहीं चाहते। कुछ भाई बड़े बैठे लिखने भी लग रहे। हमने हाथ जोड़ा, भाई बेटी को न्याय भी दुआवांगे, प्रदेश नहीं बचावांगे। अगर फैल हो जाता तो प्रदेश के अंदर पता नहीं कितने नुकसान होगा। क्या क्यों करते हैं लोग ऐसा? भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस की ट्रेनिंग है। हम कहते हैं एकता बढ़ाओ और एकता बढ़ा करके आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं समाज को इतने टुकड़ों में बांट दो, इतने टुकड़ों में बांट दो कि वो कमजोर हाथ हो जाए, एक विचारधारा के ऊपर बोल ना पाए, एक विचारधारा के ऊपर सोच ना पाए। हमारे बीच में भाई एक भाषण दिया था, प्राणी संस्कृति को लाएंगे आधार स्थान प्रणाली में। भाई उस वक्त तो दलित भाई ने अगर ओम का उच्चारण सुनते तो कान में शीशा डाल दिया जा करता। क्या उचित थी वह? उचित थी कि वह? हमने नहीं चाहिए तेरी पुरानी संस्कृति। हमारे को कहा जाता है कि अंग्रेजी बड़ी मुश्किल ना पढ़ो, क्योंकि अगर हम हमारे बालक अंग्रेजी पढ़ेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा लिटरेचर इंग्लिश में ही है। ये एक सच्चाई है भाई। दुनिया की जितनी किताबें लिखी गई, जितने बड़े लेखक हुए, दुनिया के अंदर जितने बड़े विचारक हुए, सबकी किताबें अंग्रेजी में हैं। अगर हमारा बालक अंग्रेजी पढ़ेगा, उन विचारों को पढ़ेगा, तो धार्मिक गुलामी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक साजिश के तहत हमारे को विचारों से दूर किया जा रहा है। हमारे बच्चों को मातर मजदूर बनाने की साजिश है। अब थोड़ा एक आधा भाई अफसर लागने लग गया था नहीं, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंग्रेजी, अरे तेरा छोरा तो इंग्लैंड पटका अंग्रेजी, अंग्रेज के मुल्क में, और हमारा ने ABCD भी नहीं। समझो मेरे भाइयों, बहुत बड़ी साजिश है ये। इस देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। और जहां हम किसान के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लड़ रहे हैं, जो जहां ये बचाना हमारा फर्ज है, वही देश बचाना भी हमारा ही फर्ज है, हमारा ही फर्ज है। जब तक इस देश के अंदर ज्यादा धार्मिक नारे लगे, जब तक इस देश के अंदर समाज बटा, हमें गुलामी झेलनी पड़ी। इसलिए हम नहीं चाहते कि दोबारा इस देश के अंदर फिर कोई हमारे ऊपर शासन करे। इसलिए साथियों, मैं थोड़ा लंबा बोल गया तो माफी चाहूंगा, श्रद्धांजलि सभा है, मगर
2-3 सवाल उठे थे मनोज पहुंचा। मेरी प्रार्थना भाई ईब खट्टर जो का है प्रीपेड मीटर लाऊंगा स्मार्ट मीटर के नाम से। और हमने 31 तारीख में संयुक्त मोर्चे ने नरवाने में कन्वेंशन रख रखी, वहां घोषणा करांगे कि हरियाणा के सारा में हमारा नहीं जाना ना लोग मन मान दे कितना है बना कर लिया। अरे एक जमाना था चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी देखा, हमने चौटाला के टाइम में भी देखा, उड्डा के टाइम में भी देखा, बादललाल के टाइम में भी देखा। किसान लड़ाई लड़ता था, किसान होता था, उसकी जाति नहीं होती थी। मगर अगर आप किसान लड़ाई लड़ता है तो कह दिया जाता है फलानी जाति का किसान है। हमारे अंदर मुद्दा नहीं पूछती है सरकार, जाति पूछती है कौन बन रहा है। ये हालात बना रखा। अब साथियों खुले मन से आप लोगों से प्रार्थना की तरह साथियों पहुंचे, क्योंकि जिस तरह खट्टर ने ऐलान करा कि हरियाणा में पहल करूंगा, हम उसका जवाब नरवाना से देंगे कि हरियाणा के गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। चाहे हमारे इतने साथी और शहीद हो जियो भाई, हम तेरा गुलामी सहन नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बातें माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। मैं एक नारा लगाऊंगा, शहीद साथी अमर रहे। आपने कहना अमर रहे, अमर रहे। शहीद साथी अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। एक नारा हमारी बेटी के लिए बढ़ता है, मनीषा के लिए मैं बोलूंगा, मनीषा बेटी को न्याय दो। आपने भी कहना है न्याय दो, न्याय दो। अभी सीबीआई की जांच है। वैसे तो बहुत से लोग कहें सीबीआई भी ने की है, एमसीबी ने का, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। बताओ जांच करे तो करवा, सारा देश सिंह हाथ में रखा। मगर या सच्चाई है भाई, अगर भाईचारा अपने पैरा होया न्याय लेवांगे आएगा ना कड़वा मन हो जाए। न्यू यार न्यू तो थोड़ी ठट्ठा के समझिए ना, मारती नहीं है फूल है इनकी। लोग कॉलेज में जाती छोरी ने ठाकर मारते हैं, कोई कुछ नहीं है। बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धन्यवाद साहब।